27. The given reaction shows one of the process to extract the metals like iron and manganese. तो यहाँ पर हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, सैम्पल पेपर है सेक्शन सी। तो बच्चों सेक्शन ए सेक्शन बी हम पहले करा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो स्टडी नहीं करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप सेक्शन ए और सेक्शन बी की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन सी जो है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और ये क्या है, क्या बनता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकलती है एक्सेस मात्रा में। तो ये एक किस्म से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें बहुत हीट निकलती है और इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेज में होता है, यानी लिक्विड स्टेज में, और एल्यूमिनियम क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। आमतौर पर थर्माइट रिएक्शंस में एल्यूमिनियम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और मैग्नीज से। तो इसीलिए आयरन और मैग्नीज का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। तो रीज़न तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे इस रिएक्शन में लिक्विड स्टेज में प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का गेन हो रहा, तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, ये हो रहा, और फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ये क्या पूछ रहा है, रिड्यूस्ड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्योंकि लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट है, गिव ए रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रिफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो इसका रीजन हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, दूसरा क्या है, आयरन से भी ज़्यादा है। तो दोनों से ज़्यादा है, यानी ओवरऑल ज़्यादातर मेटल्स में एल्यूमिनियम प्रेफरेबली यूज इसलिए होता है, एक तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इनको जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगे जो भी मेटल्स, तो उनको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा ज़्यादातर एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी होने की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि एल्यूमिनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी इट इज़ फाउंड एबंडेंटली इन द अर्थ इन कंपेरिजन टू अदर मेटल्स। दूसरा क्या रीज़न है कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तीसरा रीज़न आप ये लिख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एन एलिमेंट M with electronic configuration 283 combines separately chloride ion and sulfate ion. Write the chemical formula of the compound formed. Predict with the suitable region the nature of the bond formed by the element M in general. How will the electrical conductivity of compounds formed vary with respect to M? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि M का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, लॉस करेगा, तो क्या आयन बन जाएगा, ये बनेगा आयन M+3। और यहाँ पर कंबाइंस करता है जब क्लोरीन आयन को, तो क्या बनेगा हमारा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा M की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की क्या है 1 है, तो फॉर्मेशन क्या बनेगी, MCl3। और दूसरा सल्फेट आयन, तो M+3 सल्फेट आयन
और सल्फेट आयन का ऊपर चार्ज है इतना, तो यहाँ पर M की वैलेंसी कितनी है 3 और सल्फेट की है 2, तो प्रोडक्ट कंपाउंड क्या बनेगा M2SO4 का होल थ्राइस। अब सवाल है कि M क्या है यहाँ पे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, प्रेडिक्ट विथ सुटेबल रीजन। तो आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए सबके, तो ये हो रहा है 13, जो किसका है एल्यूमिनियम का, तो ये एल्यूमिनियम होगा। इसका मतलब M तुम्हारा क्या हो गया एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AlCl3 और ये क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये क्या बता रहा है, राइट द केमिकल फार्मूला, ये हो गया प्रेडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट M इन जनरल। तो जनरली जो है, जो एलिमेंट M है यानी एल्यूमिनियम है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ज़्यादातर बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ये होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आयन बन रहे हैं, तो दोनों के बीच में M और Cl के बीच में क्या बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम सल्फेट बना। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फाउंड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। तो अब कंडक्टिविटी जहाँ तक M की बात है यानी एल्यूमिनियम की बात है, एल्यूमिनियम क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी, ये कंडक्ट कब करता है इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट conducts electricity when aluminum in solid state। और जहाँ तक एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात है, ये तभी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जब ये क्या होंगे, मोल्टन स्टेज में होंगे या एक्वस स्टेट में होंगे, यानी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, यानी जब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर जब मोल्टन स्टेज में होंगे। तो ये लिख देना आपको, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट आर इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यही ये पूछ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर, ये चॉइस है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ए रेडिश ब्राउन मेटल X व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y which when heated in presence of hydrogen gas gives X back. X is refined by the process of electricity. This refined by form of X is used in electric wiring. तो ये X एक ऐसा मेटल है जिसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और जब इस मेटल को हीट किया जाता है, यानी X कोई मेटल है, इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्लैक कंपाउंड बनता है Y। तो ये बन जाता है ब्लैक, और इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है, और हीट करने के बाद क्या बनता है, वाई बन जाता है। तो दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तो ये एलिमेंट होना चाहिए, ये मेटल होना चाहिए कॉपर, क्योंकि कॉपर को हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो कि क्या होता है, ब्लैक होता है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होगा, Y, और कॉपर क्या होगा, X। अब क्या बता रहा है, विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जब इस ब्लैक सब्सटेंस को यानी कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं
हाइड्रोजन गैस के साथ में। तो क्या बन जाएगा ये, हीट करने के बाद दोबारा से, क्योंकि इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये कॉपर में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक एटम H2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2O। तो बैलेंस करना है इसको, बैलेंस हो गई है, तो ये कॉपर दोबारा से मिल जाता है। बता रहा ना, हैज़ गिव्स X बैक, तो ये X बैक हो गया और ये Y। उसके बाद ये बता रहा है कि X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो ये तो ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X। तो इसका लेबल डायग्राम बनाना है आपको, तो ये एक टैंक बना दीजिए और इसमें एक इलेक्ट्रोड बना लीजिए ऐसे, और इसमें सॉल्यूशन जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे। तो कॉपर का कोई साल्ट होगा, कॉपर का साल्ट क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, कॉपर आपका ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पर ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव होता है। तो कॉपर आपका इकट्ठा होगा यहाँ, यानी कैथोड में चले जाएगा, कैथोड में ये जमा हो जाएगा और बाकी जो है कचरा जो होता है यानी मड यानी इम्प्योरिटी सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और कॉपर आपका कैथोड में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैथोड रिफाइन हो जाता है, फ्री हो जाता है, यहाँ पे मतलब कॉपर फ्री हो जाता है, कैथोड के नीचे सेपरेट हो जाता है। और ये यही इसका डायग्राम बनाना है आपको, इतना ही करना बस। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी। तो आयोडाइज साल्ट, क्योंकि साल्ट एक बात है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला है। साल्ट इज ईटन विथ ऑलमोस्ट एवरी फूड। जितने भी प्रकार के फूड ज़्यादातर हम खाते हैं वो सब में साल्ट होता है, इसलिए साल्ट में आयोडीन डाला जाता है ताकि हमें क्या मिल सके, आयोडीन मिल सके। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आयोडीन की जो डिफिशियंसी है उससे क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर का मतलब जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है। तो ग्वाइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, इनलार्ज। दूसरा क्या चीज़ होती है, और भी डिसीज़ होती है बच्चों में, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल रिटार्डेशन जिसको बोला जाता है, रिटार्डेशन यानी कह सकते हैं ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस हो सकती है बच्चों में। और सबसे मेन चीज़ है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब दिमाग का कम चलना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आयोडीन की कमी से हो सकती हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी से हो सकती हैं। तो इस साल्ट क्योंकि सबके द्वारा खाया जाता है, सारी फूड में खाया जाता है, ताकि आयोडीन की भरपाई पूरी हो सके, इसलिए जो है साल्ट में आयोडीन डाला जाता है। और जब तक इम्पोर्टेंस की बात है, इम्पोर्टेंस यही है इसकी कि ये इन सारे जो डिफिशियंसी हैं इनसे, इन कमियों से दूर करा जाए, ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन ए फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको आप साइंटिफिक वे से देखना है आपको, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो साइंटिफिक वे है कि जो मेल होते हैं, मेल में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई।
और फीमेल में क्या होते हैं, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम्स होता है XX। अब क्या है कि जब ये फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न होने के बाद या तो XX के साथ मिलेगा, मतलब जो XY स्पर्म है वो XXX के साथ मिलेगा, तो इसका जो स्पर्म का X है और जो X का X है दोनों आपस में मिलेंगे तो XX होगा। और Y अगर Y X के साथ फ्यूज़ हो सकता है तो XY बनेगा, तो XX का मतलब हो गया फीमेल और XY का मतलब मेल, यानी X और Y क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो मेल बनेगा मेल चाइल्ड, नहीं तो फीमेल चाइल्ड बनेगा XX से। तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है, इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स ये हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी, यानी फेवरेबल आउटकम यानी फीमेल होने का भी क्या होगा 1/2, और ये फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई मान लिया E1, और मेल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2। तो दोनों का क्या है, ईच ऑफ 50%, ईच ऑफ 50% आंसर, यानी मेल और फीमेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 50%, या यू कैन से 1/2। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मटेरियल का मान लिया M से दिखा दें और एयर को A से दिखा दें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। शॉर्टकट में देख लेते हैं NMA, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हम VA लिख लेते हैं, वेलोसिटी इन मटेरियल हम लिख देते हैं ये। तो वेलोसिटी इन एयर क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी इन मेटल ये हमेशा ग्रेटर होगा, इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यही इसका आंसर था। इन द फिगर बिलो ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो यहाँ पर ये दिख रहा है लाइट रे जो है, लाइट रे यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पर यूँ समझिए कि लाइट रे और नॉर्मल दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड हैं। यहाँ पर दिखाने के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल और लाइट रे के बीच में क्या है, एंगल 0 है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर sin I अपॉन sin R इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इंसिडेंट एंगल क्या है, 0 है, तो sin 0 रख लेते हैं अपॉन sin R और इक्वल टू म्यू। sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा म्यू sin R इक्वल टू 0। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, sin R 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है ये sin 0 है, तो इसका मतलब R इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्ट डेविएशन। इसका मतलब डेविएशन नहीं होगा क्योंकि, तो इसका मतलब क्या है, लाइट रे विल ट्रेवल अलोंग द नॉर्मल, तो 0 डिग्री डेविएशन होगा। ये तो हुआ सेकंड पार्ट कि ये डेविएट क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन आपको ऐसे दे देना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 31 का,
Complete the ray diagram of the above scenario when the light ray comes out of the plastic block from the top flat. अब ये टॉप फ्लैट है जो ये वाला, अब यहाँ पर क्या है, मीडियम प्लास्टिक है, तो मीडियम प्लास्टिक का जो है क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर। तो एयर में जाएगी लाइट रे, तो क्या होगा, ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है इस पाथ में, ये क्या होगी, नॉर्मल से बेंट अवे हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बेंट अवे, यानी ये नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होके जाएगी। तो ये आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गया आंसर इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए, ये जूल्स हीट इक्वेशन है। तो फर्स्ट का आंसर है H=I²RT। तो यहाँ पर से पता लग रहा है कि हीट किसके प्रोपोर्शनल है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर। और किस किस के प्रोपोर्शनल है हीट, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और क्या है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम तक करंट होगा, टाइम ड्यूरेशन। तो ये होता है हीट डिपेंड, वही बताना था आपको। अब है सेकंड पार्ट में बता रहा है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ρL/A। तो किस पे डिपेंड है रेजिस्टेंस, तो एक तो किस पे डिपेंड है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दूसरा किस पे डिपेंड है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। दूसरा किस पे डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जैसे कि कोई वायर है तो जो एंड पॉइंट का एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यानी थिकनेस पे डिपेंड करता है। और एक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन क्या है, वो टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला जो बना है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बना, लेकिन आर क्या होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। तो आपको ये भी लिख देना है साथ में। तो ये फैक्टर हो गए जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33, अनन्या रिस्पोंडेड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with 2-pin plug. She wrote 3-pin connections reduce heating of connecting wires. तो पहली बात है कि 2-pin वाला प्लग वहाँ लगाते हैं जहाँ क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। 2-pin प्लग जहाँ क्या होगा, पावर का कंजप्शन कम होता है और जहाँ हीटिंग इफेक्ट कम होता है, जैसे कि बल्ब हो गया और इवन फैन हो गया। बाकी जैसे कुछ अप्लायंसेस हैं जहाँ 3-पिन प्लग लगाना ज़रूरी है, जैसे प्रेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न भी चल जाएगा 2-पिन से, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ कम पावर चाहिए होगी वहाँ 2-पिन का प्लग लगाते हैं, और जहाँ ज़्यादा पावर की कंजप्शन होती है वहाँ पे 3-पिन प्लग लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं, अब यहाँ पर जहाँ तक ये बता रही है, सी रोट 3-पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पर रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स ये चीज़ के लिए नहीं लगाया जाता 3-पिन प्लग। 3-पिन प्लग क्यों लगाया जाता है, पहले तो इसमें लिख लेंगे इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो हम लिखेंगे इनकरेक्ट और जस्टिफाई ये करना आपको, क्योंकि 3-पिन वाला जो प्लग होता है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन है जैसे। अब वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी होगा डिवाइस, जो मोटर वगैरह होगी, तो वो
इसके अंदर है। अब इसको इसमें जो है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, और क्या होगा यहाँ पर हमारे पास जैसे 3 पिन प्लग है और 3 पिन प्लग में ये होते हैं, ये 3 पिन प्लग हो गया। तो इसको कनेक्ट कैसे करा जाता है, ये ऊपरी वायर को जो है, जो 3rd पिन होती है जो मोटी होती थोड़ा, इसको मेटलिक जो ये केस है, कंटेनर है, इसकी बॉडी में लगाया जाता है और दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट की जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर मान लिया सपोज करो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फॉल्ट आ गया कोई, तो करंट क्या होगा, नहीं तो 3 पिन, ये 3rd पिन नहीं लगेगी तो ये पूरी इसमें करंट आएगा। तो 3 पिन लगाने से क्या होता है कि अर्थिंग लगाई जाती है, जो अर्थ का काम करता है। तो ये क्या होगा, ये करंट पास ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया जैसे अंदर, तो ये करंट जो है पास ऑन हो जाता है इस रास्ते, कहाँ, अर्थ में, और इस प्रकार से आप छूओगे इसको तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो इसलिए लगाया जाता। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज़ इन ए डोमेस्टिक सर्किट। तो फ्यूज़ का इसलिए होता है कि जैसे कभी जो आउटर मेंस है उसमें हाई वोल्टेज आ गई, तो हाई वोल्टेज की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं डैमेज हो जाएंगे और अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज जैसी आती है तो वैसे ही ये फ्यूज़ हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज, जब हाई एक्सेस वोल्टेज आ गई तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्शन की वजह से जो है हमारे जो है अंदर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है, सेफ रखने के लिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।